हमारे वक्त की धड़कन, हमारा चिंतन, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, कभी कोमल बातचीत तो कभी इंटरेक्शन तेज तर्रार। तय करें मिलकर व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। ITV पर अशोक व्यास के साथ इनसाइट टुनाइट। नमस्कार, मैं अशोक व्यास। कार्यक्रम इनसाइट टुनाइट विद अशोक व्यास में आपका स्वागत। और आज हमारा सौभाग्य है कि हम स्वागत कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत का जो प्रशासनिक के रूप में तो भारत के बाहर भी भारत की महिमा को कई देशों तक लेकर जाते रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने साहित्य के सागर में भी जो गोते लगाए हैं उसके द्वारा उन्होंने पाठकों के साथ कई भाषाओं में जुड़ने का सौभाग्य भी प्राप्त किया है। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ कॉन्सल जनरल ऑफ इंडिया इन न्यूयॉर्क ज्ञानेश्वर मुले जी पधारे हैं। उनका स्वागत करने से पहले मैं उनके संबंध में कुछ बातें आपके साथ फिर से याद कर लेना चाहता हूं। जैसे कि आपने अंग्रेजी भाषा का जो अध्ययन किया था शाहजी छत्रपति कॉलेज कोल्हापुर में, और उसके अलावा आपने पर्सनल मैनेजमेंट में अध्ययन किया, मास्टर्स किया मुंबई यूनिवर्सिटी से। और 1983 सिंस 1983 he has been serving Mother India in the foreign services, and he served Ministry of External Affairs at New Delhi, and then he has been to Tokyo, Moscow and Port Louis representing India, served as minister in Damascus. He was High Commissioner of India to Maldives. That was from April 2009 to March 2013. And then he moved to this city which never sleeps. And he has extensive experience of working in the field of finance also. And indeed, he's a wonderful person from the field of literature. So with that, I also want to add that you come across very few individuals like him who are unassuming, down to earth, compassionate, and of course deeply rooted in Indian cultural values. मुले जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। Sometimes there is a kind of hitch which prevents you from expressing yourself, and this is just a physical thing, but there are many things which are acting as source of inspiration or obstacle in India, especially in the season of elections. तो मुले जी, आप भारत के चुनावों को लेकर कितना एक्साइटेड रहते हैं? इन जनरल मेनी टाइम्स यू हैव बीन अवे फ्रॉम इंडिया। भाई, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ, वेरी थैंकफुल टू यू एंड ऑल्सो द ऑडियंस ऑफ ITV, क्योंकि आपने मुझे यहाँ बुलाया और आपके दर्शकों के साथ ये जो बोलने का मौका मुझे मिल रहा है, संवाद प्रस्थापित करने का मौका मिल रहा है, मैं बहुत आभारी हूँ आपका। और आपने मेरी बहुत सारी प्रशंसा स्तुति की है, उसके लिए भी मैं आभारी हूँ। हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें सच है, मैं कहना चाहूँगा कि इतनी प्रशंसा की ज़रूरत नहीं थी। पिछले 10 महीने से मैं यहाँ हूँ और मुझे फ़ख्र है कि हमारी जो कम्युनिटी है उसने मुझे बहुत प्यार दिया है, और इसलिए मैं कम्युनिटी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं चुनावों के बारे में? वेल, इलेक्शंस आर अ वेरी इम्पॉर्टेंट इवेंट इन नेशनल लाइफ। फॉर अस बीइंग द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, elections have an added meaning. Our country is so diverse, so huge, that these elections themselves could be described as the largest show on the earth. Right. Largest democratic experience on the earth. We have 814 million voters in this election. More than 1.4 million electronic voting machines will be used. A fairly large number of youth will be voting in this election. 900,000 election booths will be there. Wow. And the election itself will extend for about a month plus. So we are all excited because India is not only a democracy, election allows us, our people,
to elect their representatives and through them a new government. So I'm as excited as everybody else. Yes, as a bureaucrat, we're not part of any political party. We're not a part of that unless I'm involved in the election process itself. I've got nothing, much to do. But yes, like everybody else, हम भी बहुत excited हैं और चाहते हैं कि चुनाव अच्छे हो जाए और भारत को अच्छी सरकार मिले और हमारा देश जो है डिज़र्व करता है अच्छी सरकार. तो मुझे बहुत इसमें कोई शक नहीं लगता है कि ये सब प्रक्रिया अच्छी तरह से पूरी हो जाएगी और हमारा जो है नतीजा है जो हमें 16 मई को मिलेगा उसका हमें सबको इंतज़ार होना चाहिए. बिल्कुल हमें इंतज़ार है और हमें इंतज़ार इस बात का भी है कि जिस तरह के परिवर्तन कानून में आते हैं, जैसे पहले ओवरसीज सिटीजनशिप वाली बात ही नहीं थी, फिर धीरे धीरे वो आ गई और कई बार जो विदेश मंत्रालय के साथ या ओवरसीज अफेयर्स के मंत्री महोदय के साथ चर्चाएं होती रहीं और काफ़ी समय से बातचीत रही है कि जो भारत से बाहर हैं, जैसे ग्रीन कार्ड होल्डर यहाँ पर हैं, तो उनको भी क्या वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए, क्योंकि वो एक हिसाब से देखा जाए तो जिस देश के हम आके भी नागरिक नहीं हैं और भारत की नागरिकता उन्होंने छोड़ी भी नहीं है, तो ये जो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है मतदान करने का, डू यू फोरसी एनी डेवलपमेंट ऑन दिस फ्रंट इन नियर फ्यूचर? भाई बातें जो है बहुत सीधी है. आप अगर भारत के नागरिक हैं, आप कहीं पर भी हो, आपको मतदान का अधिकार है. यही है कि अगर आप अनिवासी भारतीय हो तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा जहाँ भी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है. और आजकल ये सुविधा जो है इंटरनेट पे उपलब्ध है कि जो भी बाहर लोग हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. एक बात ज़रूर है कि अभी तक जिसको मतदान करना है, द पर्सन हु वांट्स टू वोट, he has to go to the particular constituency on the day of voting. That we have not yet, but these debates are going on. Election Commission and the Government of India, have been very receptive to the various proposals from the overseas Indian community and have provided a number of facilities, whether it is OCI card, whether it is PIO card, and there are a number of other schemes. These are very unique schemes, and I think there would be very few countries in the world which have offered similar facilities to the people. So, दो तरह के लोग बाहर रहते हैं. जो भारतीय नागरिकत्व लेके बाहर जाते हैं वो है, और दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने भारत से गए हैं और वहाँ की नागरिकता ली है. तो पहला जो ग्रुप है, समूह है कि जिन्होंने अपनी नागरिकता अभी तक रखी है, तो उनको वो तो वोटिंग का, मतदान का अधिकार है. यही है कि बशर्ते यह है कि उनको जाना पड़े. और दूसरा जो है जिन्होंने दूसरे देश की नागरिकता ली है, उनके लिए तो अभी तक वोटिंग का अधिकार नहीं है. उसमें काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है जिसको हम अभी तक एड्रेस नहीं हमने किया है. भविष्य का देखते हैं जिस तरह से होता है. बट ये है ज़रूर हुआ है कि पिछले 10-15 सालों में विदेश में जो भारतीय है उन्होंने भारत देश के जो नीतियां हैं उनको बनाने में काफ़ी शेपिंग में काफ़ी सहायता की है, काफ़ी भूमिका निभाई है. और मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रवाह बह रहा है, ये विदेश में रहने वाले भारतीय जो लोग हैं वो भारत की नीतियों को और सुदृढ़ और अच्छा बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे. So निश्चित रूप से आप अपनी भूमिका तरह तरह से निभाएं. एंड टुडे एज यू नो वी आर फॉर्चुनेट टू हैव द प्रेजेंस ऑफ काउंसिल जनरल मुले जी, एंड shortly we will be taking your questions also after a little while, so you can either call us or there is a special page that we are inaugurating today for this show, so which is facebook.com/Ashokji Vyas. So you can write your question there, and of course we'll be able to seek the input from Muleji on your queries. But moving forward in the direction of election a little bit more in your case, people who are serving India in the foreign services, they are also away from India. जैसे कि आप भी कई बार इलेक्शन में, I don't know whether you're going back during the election time this time also. तो आपके वोट्स का क्या होता है? Because like for army personnel, they have a provision that there are nearby places where they can go. तो आपका वोट काउंट होता है? हमारी भी कुछ
जो अवस्था है आप जैसे है, लेकिन थोड़ा फ़र्क है क्योंकि हमें मतदान का, हम भारत के बाहर होते तब भी भारतीय ही रहते हैं, तो मतदान का अधिकार तो होता ही है। और हम जो है पोस्टल तरीके से, पोस्ट के ज़रिए हम अपना मतदान दर्ज कर सकते हैं। लेकिन अक्सर जो है मुझे अपने ही मतदार जो मेरा चुनाव क्षेत्र है वहीं पर रजिस्टर्ड होना पड़ता है, और वहाँ पर मैं रजिस्टर हूँ। मेरे पास अपना इलेक्शन आईडी कार्ड भी है अपने गांव से। और पिछली बार जब मैं गांव गया था तो अपने गांव में मैंने पंचायत के चुनाव में मैं बाकायदा जाके मैंने अपने मतदान किया है। तो मैं जब भी भारत में होता हूँ मैं ज़रूर मतदान करता हूँ। भारत के बाहर होता हूँ तो कई बार ऐसी स्थिति होती है कि वो जो फॉर्म है वो मिलता नहीं। कई बार हम अपना एक देश से दूसरे जगह पे स्थानांतरण करते हैं तो उसमें कई बार वो पहुंचता नहीं, इस तरह की चीज़ें होती है। लेकिन हाँ, मतलब टेक्निकल तौर पे हमें मत का अधिकार है और हम चाहते हैं तो अपना। That provision is applicable for you also, that you have to be physically present there. So नहीं, यहाँ से मत कर सकते हैं। लेकिन यही है कि वो तभी काउंट होगा जब अगर मतदान में वहाँ काफ़ी अगर फ़र्क है तभी वो काउंट हो जाता है, नहीं तो नहीं होता। So that's a very special situation and very interesting for us to learn that there are provisions in India whereby you can get the information from any department, and there was this Right to Information Act of 2005. Now I was wondering, this has been talked about very much in the recent past in India. So is it binding for our office here, that is the Consul General's office, and if people have taken advantage of this Right to Information Act, what kind of information possibly they are interested in finding? देखिए ऐसा है कि इस जो कानून है उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य उसका ये है कि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता हो। जिस जनता के लिए सरकार बनी है उस जनता को अपने कामकाज के बारे में क्या हो रहा है इसकी जानकारी हो, और जानकारी का एक और साधन हो। बहुत सारे साधन होते हैं जानकारी के, तो एक और साधन जो है भारत सरकार ने कानून पारित करके इसको लाया गया है। तो उसका उद्देश्य जो है वो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक सफल हो चुका है, सफल हो रहा है, मैं समझता हूँ। हम जितने भी भारतीय कार्यालय है, चाहे वो देश में हो विदेश में हो, वो सब इसके तहत आते हैं। हमारे पास यहाँ पर भी लोग लेकिन इसमें एक समझना ज़रूरी है कि सिर्फ भारतीय नागरिक जो है इस कानून का फ़ायदा उठा सकता है। ये भारतीय नागरिक के लिए बना हुआ है। विदेशों में जो विदेशी है या विदेशों में जाके जो भारतीय विदेशी बन गए हैं, वहाँ की नागरिकता ले लिए, उनके लिए नहीं है। तो और अगर जैसे कि कॉन्सुलेट है तो कॉन्सुलेट को उसी के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है जो कॉन्सुलेट के कार्यक्षेत्र के अंदर चीज़ें आती है। उसकी जो बाहर आती है उसके बारे में हम नहीं कह सकते। दूसरी बात है ये भी अपेक्षित है कि consulate is expected also to put the basic information about the functioning on the consulate website. So you will see when you go to the consulate website कि काफ़ी सारी जानकारी वहाँ उपलब्ध है। तो ये वेबसाइट की जानकारी की बात जो आप कर रहे हैं उसका प्रमाण मैं भी आपको पहुँचाऊँ कि उस वेबसाइट से मुझे मालूम पड़ा कि अगर आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत किसी सूचना की जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके लिए एक शुल्क है, और वो शुल्क है 10 रुपये का। तो आप यहाँ बैठे बैठे 10 रुपये कैसे देंगे? सो देयर इज अ प्रोविजन ऑफ ई पोस्टल डिपार्टमेंट। टेल अस मोर अबाउट दैट प्लीज। देखिए ऐसा है कि वो तो ऑनलाइन करके आप उसमें आपको भेजने का प्रावधान है। अगर आप किसी भी वेबसाइट में चले जाएंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि कैसे आपको 10 रुपये आज के ज़माने में एक विदेशी नागरिक जो होता है 10 रुपये तो कुछ भी नहीं, कुछ सेंट्स 25 सेंट बनते हैं, 25 सेंट्स बनते हैं। इसका भी मकसद यही है कि कोई आदमी पैसे नहीं है इसलिए जानकारी से वंचित ना हो। ये उसका मकसद है। आज की दुनिया में $1 या $10 $20 ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन इसीलिए रखा गया है। मुझे खुशी हो रही बताने में कि हमारे पास 2007 से लेकर 2014 तक 125
ये इस तरह के प्रश्न रिक्वेस्ट जो है आई हुई है और हमने 125 जवाब दे चुके हैं। तो इस तरह के प्रश्न हमारे पास आते रहते हैं। हमारे जो वेबसाइट है उसी में भी राइट साइड में आप अगर जाएंगे तो RTI का वहाँ एक आइकॉन है, तो उसमें आप क्लिक करके वहाँ आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, वहाँ प्रश्न पूछ सकते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉन्सुलेट में आके भी वो फीस जो है 10, 15, 20 सेंट्स की जो भी है वो दे के आप कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल जायज़ है और अधिकार है लोगों का, हम समझते हैं कि उसको हम पूरा करें। और इसी स्पिरिट में हमने कॉन्सुलेट में ये शुरू किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है हम अपने वेबसाइट पे अभी रखना हमने शुरू कर दिया है। आप पता नहीं आपने देखी है कि नहीं, जैसे आने वाले जो हमारे यहाँ कार्यक्रम होने वाले हैं उनकी सूची है। हमने इतना ही नहीं किया, मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं अलग अलग समारोह में और वो कहते हैं कि भाई हमें कॉन्सुलेट में नहीं बुलाया जाता, हमारा मेलिंग लिस्ट से नाम हट गया। तो उनके लिए क्योंकि हमारा ट्राई स्टेट एरिया में ही हमारे भारतीय समुदाय के जो लोग हैं वो करीबन 18 लाख है, 1.8 मिलियन। हर एक को तो हम नहीं बुला सकते जी, और हर एक कोई बुलाएगा तो आएगा भी नहीं क्योंकि लोग व्यस्त रहते हैं, पीपल आर रियली बिजी। तो व्हाट वी हैव डन इज आने वाले सब कार्यक्रम हम वेबसाइट पे ना सिर्फ रखते हैं, वहाँ हमने ओपन इनविटेशन रखी हुई। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप कह दीजिए कि इस कार्यक्रम में मुझे आने में दिलचस्पी है, तो अगर वो सीट की आसन संख्या की जो सीमा है उसको मद्देनज़र रखते अगर आप 25 सीट है, 40 सीट है, 100 सीट है, तो उसके अंदर अगर आप पहले 100 में है तो आपको आमंत्रण मिलेगा वेबसाइट से। तो हमने इसलिए ये कर दिया कि भाई कई बार ऐसे होते हैं कि लोगों में ये नहीं रहता कि मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मैं कैसे जाऊँ फंक्शन के लिए। सिर्फ आपको आते समय आपकी आइडेंटिटी ज़रूर लानी पड़ेगी, और क्योंकि आपको अपना इनविटेशन जो हमारी तरफ से मिलेगा वो भी साथ में लाना पड़ेगा। ये एक बार किया तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो भारतीय समुदाय के सदस्य हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सुलेट के कार्यक्रमों में आए, और हमें उसमें बहुत हर्ष है कि हम इतने सारे लोगों तक पहुंचने में। हमें कोई ऐसी हमारी कोई फिक्स, मैं सबको बताना चाहता हूं कि हमारी कोई फिक्स लिस्ट नहीं है। हम सोचते ज़रूर ये है कि अगर जो कार्यक्रम है अगर वो बिज़नेस से रिलेटेड है तो बिज़नेस के लोग आए, सांस्कृतिक कार्यक्रम है तो सांस्कृतिक इसमें रुचि रखने वाले लोग आ जाए, अगर वो इतिहास के बारे में है, विज्ञान के बारे में है या किसी और चीज़ के बारे में, तो उस क्षेत्र में काम करने वाले या रुचि रखने वाले लोग आए। तो इसके लिए हमने ये अभी नया सत्र शुरू किया है कि आप आना है तो कॉन्सुलेट का वेबसाइट देखिए, उसमें आपको ईमेल दिखेगी, प्रोग्राम जो आने वाला है वो दिखेंगे, उसमें आप बता देंगे तो आपको इनविटेशन मिलेगा। क्या बात है। तो मोले जी की उपस्थिति से हम सब के लिए ये भी लाभ है कि आप सबके लिए निमंत्रण जो खुला हुआ है उसको प्राप्त करने के लिए आपको कॉन्सुलेट की जो वेबसाइट है उस पर जाना पड़ेगा। एंड इट्स वेरी इजी, आप गूगल में अगर इंडियन कॉन्सुलेट न्यूयॉर्क लिखेंगे तो भी आपको लिंक मिल जाएगा। बहरहाल बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके साथ आप सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। पासपोर्ट बनाने के संबंध में अगर कोई जिज्ञासा है, वीज़ा प्राप्त करने से संबंधित कोई समस्या है, उनके निदान किस तरह से हो रहे हैं, इसके बारे में बातचीत हम मोले जी से करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है डांस के महाकुंभ भारत की शान रुमझुम में। Kishan, weekends at 10 p.m., 9 Central. For advertising, please call 347-653-1309. Spirituality is the medium which frees our mind of all emotional shackles and temptations and guides us towards enlightenment and peace. Himali Spiritual Center is the gateway to liberation from pain, misery and suffering. Here, through religion, meditation, yoga, worship and gem therapy, all troubles are treated. Himali Spiritual Center, 718-887-2929. Your eyes are the windows to your world. Trust your eyes to Malik Eye Care. This is where ophthalmology, optometry, and opticianry
Your eyes are the windows to your world. Trust your eyes to Malik Eye Care. This is where ophthalmology, optometry, and opticianry join under one roof to meet all your vision needs. Our offices house a plethora of state-of-the-art lasers and diagnostic equipment. I'm a board-certified ophthalmologist and a member of the American Academy of Ophthalmology, and also a fellow of the American College of Physicians and Surgeons. I've done thousands of ocular surgeries to restore vision to many patients. Consult our offices to see how we can improve your vision. We look forward to seeing you at your next appointment. Have you always wanted to know how to eat nutritiously but deliciously at the same time and still satisfy your sweet tooth? Learn how to dress stylishly but be comfortable too. And be up to date on the latest entertainment news out of both Hollywood and Bollywood. Then tune in to Share with Sheena, with your host, me, Sheena, right here on ITV Gold. Don't miss out. Shri Durga Mata astrologer and palm reader, world famous astrologer Pandit Baba Sai Ram is in New York. Pandit predicts past, present and future. Intending person can inquire about education, love, marriage, husband and wife problems, children, health, court case and many other personal problems. Pandit can bring the loved ones back, and also he is a specialist in removal of black magic and evil spirits. Call for appointment. Jackson Heights, Queens, New York. Mobile number 646-517-8368, 347-657-3822. Welcome back. We are fortunate to have the President of Consul General Mulleji with us today. And now, when we start talking about passport and visa-related issues, if you have any concern or any question that you want to be directed to him right now, then either you can go to facebook.com/AshokGVyas and write your question, or you can call us and then your question would reach us with the help of one of my colleagues here. But in general, many people we feel have faced certain problems in getting certain issues related to the passport resolved. So let's talk first about, in general, the procedure that we have. This is outsourced. तो जो outsource किया गया उसके पीछे क्या philosophy रही होगी? Is it philosophy जो है बहुत सीधी है. हम सब लोग कहते हैं आज के ज़माने में कि कार्यक्षमता बढ़ानी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए, स्पीड बढ़ना चाहिए, लोगों को अच्छी सेवा मिलनी चाहिए, और अक्सर हम इसके लिए आउटसोर्सिंग या प्राइवेटाइजेशन का नाम ले लेते हैं. जी, एक समय था कि सैकड़ों लोग आके जो है कॉन्सुलेट में लाइन लगाते थे. लाइन कई बार जो है बहुत बाहर तक चली जाती थी. तो सरकार ने जो आउटसोर्सिंग की है वो एक सीमित आउटसोर्सिंग है. कलेक्शन के समय पे वहीं पर डॉक्यूमेंट्स क्या ज़रूरी है उसका एक बेसिक चेकलिस्ट होती है हर एक चीज़ के लिए, और उसके बाद वो सब कॉन्सुलेट में आ जाता है. कॉन्सुलेट में हमारे अधिकारी जो भी कार्यवाही है वो करते हैं और फिर वापस उनके पास चला जाता है. इसका मतलब आप समझेंगे कि पूरी प्रोसेस इज़ नॉट आउटसोर्स. जो आउटसोर्स पोर्शन है इज़ वेरी लिमिटेड. दैट इज़ लिमिटेड टू कलेक्शन and that is limited to dispatch, and the entire process in between is held at consulate. I understand कि large number of people keep on complaining, and I'm sure they have genuine issues and grievances, but I just want to give a broad sweep of work that we do, and you will be interested to know. Number one, न्यूयॉर्क जो है वो दुनिया का काउंसुलेट, भारत के जितने भी काउंसुलेट्स हैं पूरे विश्व में, उसमें सबसे ज़्यादा काउंसुलर सर्विसेज देने वाला काउंसुलेट है. और हाई कमीशन, एम्बसीज और काउंसुलेट्स सब में मिलके इसका स्थान दूसरा है. लंदन का हमारा जो भारतीय हाई कमीशन उच्चायुक्त है वो पहले स्थान पर है, और न्यूयॉर्क का मतलब आप लोगों का काउंसुलेट जो है दूसरे स्थान पे. करीबन 1 लाख वीज़ा जो है सालाना हम इशू करते हैं. करीबन 30,000 पासपोर्ट हम इशू करते हैं. 28,000
OCI कार्ड्स इशू करते हैं, करीबन 20 या 25,000 के बीच में PIO कार्ड्स हम इशू करते हैं, और इसके अलावे करीबन 25,000 काउंसलर सर्विसेज, अटेस्टेशन हो, सर्टिफिकेशन हो, इस तरह की सर्विसेज करीबन साल में 25,000 करते हैं। सब कुल मिला के करीबन 1,70,000 के आसपास काउंसलर सर्विसेज आर परफॉर्म बाय योर काउंसलेट। आई वांट टू से इट विथ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्राइड। अब इसमें होता है कि 1% लोग भी अगर किसी वजह से खुश नहीं है सेवा से, तो वो भी नंबर बहुत बड़ा हो जाता है जी। और मैं हमारे जो दर्शक हैं भारतीय यहाँ रहते हैं, उनको एक आश्वस्त करना चाहता हूँ कि काउंसलेट में वी आर फुल्ली अवेयर ऑफ एवरी प्रॉब्लम दैट्स गोइंग ऑन और एनी इशू दैट इज़ देयर करंटली। हम सब समस्याओं से पूरी तरह से अवगत है। आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बताऊं कि हमारा जो इंटरनल प्रोसेसिंग टाइम है वो क्या है। मतलब एज लॉन्ग एज द डॉक्यूमेंटेशन इज़ कंप्लीट एंड इट कम्स टू द काउंसलेट इन कंप्लीटेड फॉर्म, अगर वीज़ा है तो 24 आवर्स में द वीज़ा डॉक्यूमेंट विल बी गोइंग बैक, or at least we'll be completing our internal process in 24 hours. Or this is standard, there is no exception. So far as visa is concerned, passport is concerned, our outer limit is 5 days. 5 days, 5 दिन में पासपोर्ट हमारा बन के वापस BLS के पास जाना चाहिए। और मेरे कलीग जो इस समय उपस्थित है यहाँ पर, उनका ये कहना है कि हमारा पेंडेंसी जो है वो 0 है। इसका मतलब अगर समस्या वाले इश्यूज़ केसेस नहीं है तो बाकी जो है आम आदमी के जितने भी जिन्होंने भी अपने वीज़ा फॉर्म या डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट के फॉर्म्स या डॉक्यूमेंट्स या OCI जो भी कंप्लीट करके दिए हैं, उसको समय सीमा में हम वापस करते हैं। तो अब मैं समस्या की तरफ आता हूँ। समस्या कहाँ हो रही है, और शायद आपको भी जानकारी है। कुछ हम प्रक्रिया में हमारे सर्विस प्रोवाइडर और हम में जो समय लगता है उसमें और उस प्रक्रिया में, और दूसरा एक बार हमारा काम समाप्त होने के बाद लोगों को जो मिलना चाहिए कंप्लीटेड डॉक्यूमेंट उसको मिलने में, इसमें हमने देखा कि बहुत सारी देरी हो रही है या कुछ समय विलंब हो रहा है। और उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मुझे ये कहने में बिल्कुल झिझक नहीं है कि ये अच्छी होनी चाहिए, और इस समस्या का भी हल हम जो है काउंसलेट में ढूंढने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि नज़दीकी भविष्य में ये समस्या का पूरी तरह से समाधान हो जाएगा। और हम इस दौरान हमने अपनी इंटरनल मैकेनिज़्म जो है थोड़ी और अच्छी करी है। किसी को इमरजेंसी है तो काउंसलेट जो है, हमारा काउंसलेट अमेरिका में भी जो भारतीय काउंसलेट है उसमें एकमात्र काउंसलेट है जो सैटरडे को खुला रहता है इमरजेंसी वीज़ा के लिए। पहले 1-2 दुक्के तिक्के आते थे इमरजेंसी वीज़ा के लिए, 15-15, 20-20 लोग आ रहे हैं। मैं जानता हूं कि इसका मतलब यह है कि जो नॉर्मल सर्विस सेवा मिलने में जिनको दुविधा हो रही है, असुविधा हो रही है, वो भी लोग हमारे पास आ रहे हैं। इसके अलावा अगर किसी को कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, समस्या है, तो हमारे जो 3-4 वेब ईमेल एड्रेसेस है मैं बता दूंगा। समस्याएं सुनने के बाद ज़रूर लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमने जो है कोशिश की है कि काउंसलेट में ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ाने की, पारदर्शिता लाने की। और कई सारे लोग मुझे लिखते हैं, मेरे अधिकारियों को लिखते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हो सके उन सब की समस्याओं का निपटारा हो। तो मैं आपके साथ ऐसे बाहर बैठे हुए भारतीय के हृदय में से अगर देखता हूँ तो जो हाल ही में कुछ नए कानून आए हैं उसमें ऐसा लगता है कि भारत सरकार जो भारत से बाहर रहने वाले भारतीय हैं उनके प्रति थोड़ा सा सौतेला व्यवहार करने वाले नियम कुछ बना रही है। कुछ चीज़ों में कॉम्प्लिकेसी बढ़ती जा रही है। और आपने जैसे बताया इस एजेंसी की बात लें और जितना फास्ट प्रोसेसिंग अपने कॉन्सुलेट के ऑफिस में है, पर टाइम काफ़ी लग जाता है BLS इंटरनेशनल के थ्रू कामों को होने में। एंड देन सिटीजन्स ऑल्सो पे एडिशनल फ़ी फॉर द सेम थिंग। थोड़ी फीस तो जो सरकार की तरफ से दे है वो, एंड देन दिस एजेंसी ऑल्सो, तो ये एक एडिशनल बर्डन उनके पास हो जाता है। इज़ देयर एनी वे दैट दिस कैन बी रिजॉल्व डाउन द लाइन? बट दैट वुड बी अ पॉलिसी डिसीजन आई गेस।
इफ़ देयर इज समवन हु हैज़ फेस्ड अ प्रॉब्लम, मे बी उनके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स गुम गए या उन्हें और किसी तरह से लगा कि BLS के द्वारा जो सर्विस उन्हें मिली वो फेयर नहीं थी, तो ऐसे लोगों की आप हेल्प किसी रूप में करते हैं? ऐसा कोई प्रोविजन? हमारे पास शिकायतें बराबर आती रहती है और शिकायतों के बाद हम उनको, जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर है, उनको हम ज़रूर बताते हैं कि ये आपकी शिकायत आपके बारे में आई हुई है। कई सारे उदाहरण हैं जहाँ पर हमने उनको पेनल्टी लगा दी है, और एक बार नहीं कई बार लगा दी है पेनल्टी कि भई आपने फलानी सर्विस जो है समय सीमा में पूरी नहीं करी है या फलानी इसमें गलतियां हुई है, तो इसके लिए ये आपके ऊपर पेनल्टी है। हमने पेनल्टी भी उनके ऊपर लगा दी है। तो ये हमने किया है। और फिर उसके बाद जब वो कोई विशिष्ट समस्या होती है उसका हल किस तरह से करें, इसके लिए हमारे फिर अधिकारी जो है कहीं प्रत्यक्ष संपर्क करते हैं या फिर उनको ईमेल पे बताते हैं कि भाई ये आपकी समस्या का ये हल है, ये आगे आप ये स्टेप्स लीजिएगा। ये जिस तरह से निर्णय हुए, जैसे कि पासपोर्ट सरेंडर करने वाली बात आई थी, तो उसके साथ काफ़ी बड़े अमाउंट को जोड़ दिया गया कि सरेंडर फीस ये है, जो कि लॉजिकली या रीजनिंग के साथ में समझ में नहीं आता है कि आप सिर्फ पासपोर्ट दे रहे हैं, उसकी इतनी ज़्यादा फीस क्यों? वो कम तो की गई है, बट स्टिल देयर इज सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फी विच इट इज़ डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड कि सरेंडर करने के लिए इतनी सारी फीस क्यों है। आई नो यू आर नॉट द वन हु डिसाइड्स इट, बट यू कैन शेयर द फिलोसफी बिहाइंड इट। वेल, मैं तो यही कहूँगा कि भाई ये निर्णय जो है केंद्र सरकार लेती है अपने विजडम में, और इसके बारे में मैं तो यही कहूँगा कि फ़ीस जो होती है पासपोर्ट की हो या वीज़ा की हो, जनरली उसमें थोड़ी रेसिप्रोसिटी देखी जाती है कि इस देश में जब कोई आना चाहता है तो वीज़ा की क्या फ़ी है, और उसको ज़रूरी नहीं कि मैच किया जाता है, लेकिन वो देखा जाता है। और इस तरह की कई कंसिडरेशंस होती है, और उस कंसिडरेशंस की वजह से होती है। मैं तो जैसे मैंने कहा कि पॉलिसी डिसीजन जो है इसके बारे में दिल्ली में होता है, और हमारे पास लोगों की कंप्लेंट्स आती रहती है कि वे बहुत ज़्यादा है वगैरह। तो हम सबसे पहले तो लोगों को ये कहेंगे जो निर्धारित फ़ी है उससे ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं दे, और कोई किसी को कोई फ़ीस ज़्यादा मांगता है तो हम हमें उसके बारे में ज़रूर बता दें। अच्छा, इसके बारे में आपसे क्लैरिफिकेशन मैं चाहूँगा कि कुछ निश्चित प्रोविज़न है क्या जो एजेंसी जिसको आउटसोर्स किया गया है दैट एजेंसी वुड चार्ज दिस मच अमाउंट ऑफ फी? बिल्कुल, और लिखा हुआ है। अच्छा। और जब रसीद होती है, रसीद में भी एजेंसी चार्जेस क्या है वो भी लिखे होते हैं, और वो सीमित होते हैं। मतलब हर एप्लीकेशन के पीछे जो है कुछ मतलब $5 $10, मुझे अभी इस बार याद नहीं है, बट वो बहुत सीमित होते हैं। अच्छा, तो कई लोगों का अनुभव होगा कि वो इतने सीमित चार्जेस उन्होंने नहीं दिए हैं, एंड आई डोंट नो वेदर देयर इज एनी वे टू रिजॉल्व दैट गोइंग बैकवर्ड, बट मूविंग फॉरवर्ड मे बी यू कैन पे अटेंशन टू व्हाट काउंसिल जनरल इज शेयरिंग विद अस, एंड प्रॉब्ली दिस शुड आल्सो बी ब्रॉट टू हिज अटेंशन। अगर बहुत ज़्यादा एडिशनल फ़ी आपको देनी पड़ रही है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों का पासपोर्ट कोई चोरी हो गया, खो गया, या एंड देन दे आर इन अ वेरी स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ स्पेस, तो ऐसे में आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? जो पासपोर्ट के चोरी के बात है उसमें भी देयर कुड बी मेनी many ways in which the things get stolen. People sometimes lose their passports, sometimes they get really stolen, sometimes there is somebody's negligence. So anybody who loses his passport, has a copy and it's a valid passport, then he certainly can apply for a replacement of the passport. So it's provided in the law, and it is done in the same process. You can apply for the passport, giving all your documents, and I think there are certain requirements. For example, there would be a provision for police report. There would be provision of at least if you're not able to provide enough documentation, we may have to ask the passport officer in India where the passport has been first issued, or it has been issued. If it is other consulate in USA, we will be sending them a message. So there will be a lag in making it, but certainly it's an Indian citizen has a right to have a passport. इसी तरह से जो इंडियन सिटीजन फॉर्मली नहीं रह गए हैं और अब वो वैसे अमेरिकन सिटीजन हो गए हैं, बट फिर भी उनका दिल भारत का है, दिखते भारतीय हैं और सारे संबंध भारत में
उनके हैं, और कभी ऐसा हो जाता है कि इमरजेंसी में उन्हें बाहर जाना पड़ जाए, और कई बार स्थितियाँ अच्छी नहीं भी होती हैं, किसी ने अपने घर में किसी को खो दिया है, ऐसे में तो कोई क्विक वे में उनको वीज़ा मिल जाए, ऐसा कोई प्रॉब्लम? इमरजेंसी वीज़ा हर रोज़ इशू किया जाता है एक्सेप्ट संडे। सैटरडे हमारे अफसर आते हैं और एवरी डे, एंड दे डोंट हैव टू गो टू द आउटसोर्सिंग एजेंसी। जिनको भी कोई भी इमरजेंसी है तो सीधा काउंसुलेट में आके फ़ीस भर के रसीद लेके एंड उसी दिन उनको वीज़ा दिया जाता है। तो मतलब स्वागत है, कोई भी दिक्कत में हो किसी भी, मुझे भी अक्सर कॉल आते हैं, हमारे अफसर जो है अक्सर ऑफिस आवर्स के बाद बैठ के वो इशू कर देते हैं। थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन का ख्याल करना ज़रूरी होता है। कई बार हम चाहते हैं कि वो इमरजेंसी हो, हमें पता है कि अक्सर लोगों की इमरजेंसी होती है, और तो अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद तुरंत उसी दिन हम वीज़ा दे देते हैं, और उसके लिए BLS या किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। तो कोई ऐसी समस्या हो जिसका तुरंत निदान चाहिए तो आप कौंसल जा सकते हैं, उस द्वार को खटखटा सकते हैं। मूले जी की उपस्थिति में हम तक ये आश्वासन आ रहा है कि वो आप ही का है, और मैं मुस्कुराते हुए कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि उन्होंने आप सबको खुले आम निमंत्रण दिया है। वेबसाइट पे जाएं और रजिस्टर कर सकते हैं, किस तरह के कार्यक्रम में आप जाना चाहें, तो वहाँ से विधिवत स्वागत भी आपके लिए आने वाला है। पर कुछ सवाल आपके ऐसे हैं जिनका संबंध पासपोर्ट और वीज़ा से है, उनकी चर्चा और कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा हम आपकी उपस्थिति में करने वाले हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। Spirituality is the medium which frees our mind of all emotional shackles and temptations and guides us towards enlightenment and peace. Himali Spiritual Center is the gateway to liberation from pain, misery and suffering. Here, through religion, meditation, yoga, worship and gem therapy, all troubles are treated. Himali Spiritual Center, 718-887-2929. This summer makes learning fun for your child. Academic Learning with Swimming, the best summer program for your child. Time off from school shouldn't be time off from learning. The Tutoring Academy is the perfect place. Fun learning programs for kids ages 4 through 14. The Tutoring Academy's 8-week summer camp is 5 days a week, 3 hours per day. Students will enjoy fun science and arts, as well as math, reading, and writing programs. Plus, students will enjoy swimming in on-site Olympic pools, making our program a real fun summer for kids. Swimming lessons are available. This summer, advance and improve your child's learning skills along with fun swimming. So call now for a free open house, 718-441-3762. The Tutoring Academy is located at 9800 62nd Drive, Brago Park, New York, 11374. www.tutoringacademy.com. Success tomorrow starts today. Consult Swami Manjeet Ji for accurate horoscope reading, palm reading and likelihood of love, marriage, children, business, health, immigration and court cases. Swamiji removes black magic, gives protection and helps in removing various problems by powerful holy mantras and meditation on God. Free check of black magic. Excellent results. Call 718-358-2901. The number again, 718-358-2901. I am your immigration attorney, Michael Fulwani. And I'm your immigration attorney, David Nachman. Keep watching us, our program on immigration and you. For the latest information, updates, and developments about immigration law. Every Saturday at 8:15 p.m. And wake up to us on Sunday at 11:45 a.m. Namaste, Salam Alaikum and Sat Sri Akal. My name is K.D. Singh Sani and I represent Sani Accounting Services. We prepare individual and business tax returns year-round. We are also IRS authorized e-file service provider. We offer excellent services at very affordable rates. I have 30 years of experience in small business consultation and management. I will be grateful for your business and you will be our satisfied customer. Thank you.
Welcome back. Once again, I have the pleasure of welcoming Consul General Gyaneshwar Muleji to our studio. And some of you have questions for him. One I begin with, I got a call from Usha ji. And she, Muleji, wants to know if someone has lost OCI card, is it possible to get another? Of course. And how that happens? हमें तो बहुत खेद है कि उषा जी ने अपना पासपोर्ट OCI कार्ड खो दिया है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है. अगर आपको आमतौर पे जो नए OCI कार्ड की फ़ीस जो है $275 है, लेकिन खो जाने के बाद जो री इशू है, अगर उनके पास पुराना OCI कार्ड है, उसके साथ उसका पुराने OCI कार्ड की अगर कॉपी है तो उसके साथ वो अप्लाई करें BLS के थ्रू. Our fees are $100 only, and she can get it in the at the earliest. So she can certainly apply. ये just एक question है, समझिए किसी के पास कॉपी नहीं है तो उसका कोई समाधान नहीं हो सकता. So basically one should always keep a copy. Yes, I think it's always good to keep a copy. Sometimes because ultimately it has to be traced. As long as there is a proof of OCI. The OCI card has been issued, we can certainly trace it, but it's always good to have a copy because then we have easy in matching the person with the passport and the OCI card. So wherever you are, you definitely need evidence, documents to support what you are saying. आप सच्चे होंगे तो भी ये ज़रूरी है कि कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो, तो उसके लिए ध्यान रखना आवश्यक है. एंड वन मोर क्वेश्चन दैट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम वन ऑफ आवर व्यूअर्स इज हाउ कैन वी सरेंडर द पासपोर्ट एंड गेट ड्यूअल सिटीजनशिप फॉर ही इज टॉकिंग अबाउट हिज होल फैमिली एंड ही आल्सो वांट्स टू नो हाउ लॉन्ग इट टेक्स एंड आल्सो इफ यू रिमेंबर हाउ मच इट माइट कॉस्ट फॉर देम. दीज फीस जो है, जहाँ तक हमारे भारतीय कानून का सवाल है, डबल सिटीजनशिप नाम की कोई चीज़ नहीं है इस वक्त जी. या तो आप भारतीय नागरिक हो या तो अमेरिका के नागरिक हो, लेकिन जो विदेश में भारतीय है उनको भारत से जोड़ने के लिए भारत सरकार ने जो स्कीम शुरू की है उसका नाम है OCI और PIO. ये दो स्कीम्स है और इनका मकसद ये है कि जिन्होंने दूसरे देश की नागरिकता ले ली है उनको किसी तरह से भारत से जोड़ा जाए और उनको हर वक्त वीज़ा लेने के लिए कॉन्सुलेट या एम्बेसी न जाने पड़े और उनको भारत में आने के बाद ये महसूस हो जाए कि हाँ, इस धरती से वो जुड़े हुए हैं और ये धरती जो है विदेश में जो भारत के बच्चे हैं उनका सम्मान करती है. तो इनके सवाल को मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में वापस आप तक पहुंचाऊं कि OCI कार्ड लेना हो तो कितना समय लग जाता है और उसके लिए राशि के बारे में अगर कुछ अंदाजा. ये भी जानकारी वेबसाइट पे है और अगर आप चाहते हैं तो OCI नया जो है वो $275 का होता है और बाकी अलग अलग फीस जो है वो पूरे स्पष्ट रूप से वेबसाइट पे आपको मिलेंगे. समय की दृष्टि से समय की जो है OCI कार्ड के लिए कम से कम 4 से 6 हफ्ते लगते हैं क्योंकि OCI कार्ड जो है वो भारत में बनता है और उस तुलना में PIO कार्ड के लिए कम समय लगता है और मैं इस वक्त याद नहीं है मुझे कितना समय लगता है, लेकिन बहुत कम क्योंकि वो यहीं पर बनता है. तो जो बातें भारत और इस सब कागज़ों में सिर्फ OCI कार्ड भारत में बनता है, बाकी सब जो डॉक्यूमेंटेशन है वो यहीं पर बनता है, तो इसलिए बहुत तो मैं कुछ देर बाद में मुलेजी से ये पूछना चाहूँगा कि PIO कार्ड लें या OCI कार्ड लें, इसका निर्णय किस आधार पर किया जाना चाहिए. पर उसके पहले लेट मी सी हु वांट्स टू रीच आउट टू हिम थ्रू दिस फोन हियर. हेलो ITV लाइव. आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम करके बात करें प्लीज. जी, आपका शुभ नाम? OP कपूर. हाँ कपूर साहब, सवाल पूछें अपना मुलेजी से. हाँ जी भैया जी, नमस्कार. नमस्कार सर. ये जो कॉन्सुलेट है यहाँ, ये तो दिल्ली से 1000 टाइम बेटर है इनकी सर्विस. मोस्ट एफिशिएंट. दिल्ली में तो सवाए सिफारिश और पैसे के काम होता ही नहीं है. आप टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर दें. आप पीने लगे रहते हैं, रिपोर्ट नहीं करते. हाँ जी, वो जो है ना वहाँ दिल्ली का कंपेयर टू न्यूयॉर्क की सर्विस जो है पासपोर्ट ऑफिस की लाख दर्जे अच्छी है.
I think I'll repeat what you just said, but listen to me, please. Reduce the volume of your television because वो echo आ रहा है तो हमें साफ आपकी आवाज नहीं सुनाई दे पा रही है. आप फोन पे बात करें. कर रहा हूँ जी. जी. हाँ जी, मैं कह रहा हूँ जी, मौले साहब का थैंक्स करता हूँ कि यहाँ की सर्विस जो है दिल्ली से लाख दर्जे अच्छी है. दिल्ली में तो बगैर पैसे के या सिफारिश के कोई काम होता ही नहीं है. ये तो कल्चर बन गया है कांग्रेस रूल में. लेकिन यहाँ तो बिल्कुल एफिशिएंट है और टाइम पर पासपोर्ट रिन्यू भी करते हैं, गुम हो जाए बनाते भी हैं. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. आई हैव बीन कमिंग हियर ऑफ एंड ऑन. अब दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि मैं यहाँ बीजेपी हूँ 1-2 महीने, और तो मैं वोट करना चाहता हूँ चांदनी चौक कंस्टिट्यूंसी है न्यू दिल्ली में. तो क्या मेरे लिए फॉर्म मंगवाया जा सकता है जो मैं यहाँ वोटिंग करूँ और ये कॉन्सुलेट भेज दे वहाँ, जैसे मिलिट्री वालों का बाई पोस्ट जाता है? अब जो है बहुत अच्छा लगा, आपने कॉन्सुलेट के बारे में अच्छी बात करी आपने की. और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत कम लोग जो है अच्छा अनुभव आने के बावजूद भी कॉन्सुलेट के बारे में अच्छी बातें नहीं करते हैं. अच्छी बात नहीं, मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ. मेरा 10 साल का पहले भी एक्सपीरियंस, 2-3 दफा मौका मिला वहाँ आदमी को भेजने का. इन टाइम काम होता है और कोई रिश्वत नहीं मांगता है और बिल्कुल सही काम हुआ. 2 दफा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है पिछले 10 साल में. बहुत संतुष्ट है. और दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा उसमें आप अब रजिस्ट्रेशन जो है इलेक्शन कमीशन ने ये सुविधा दी है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. नहीं, मेरा रजिस्टर्ड है, मेरा वोट है वहाँ कंस्टिट्यूंसी में. फिर तो आप जा सकते हैं, मतलब यहाँ नहीं कर तो सकते. जाना तो मजबूरन है. मेरी वाइफ की ट्रीटमेंट है मेडिकल, यहाँ मैं 1-2 महीने और मई तक. तो कपूर साहब, वो पहले भी उन्होंने निवेदन किया कि फिजिकल प्रेजेंस अभी जरूरी है, ऐसा प्रोविजन है नहीं. अभी कई सारे लोगों ने ये मुद्दा उठाया है. उनका तो बाई पोस्ट है, ऐसे सबको अलाउ करें. मैं यहाँ का रेजिडेंट नहीं हूँ, मैंने सिटीजनशिप भी नहीं ली. ये जो है सिटीजनशिप तो मुझे 33 साल पहले मिली थी. मैं बीजेपी आता हूँ यहाँ बच्चों के पास. कपूर साहब, ये मुद्दा आपने सही उठाया है. कई सारे लोगों ने ये मुद्दा उठाया है. कई लोग बाहर हैं, बाद में इलेक्शन डिक्लेयर हो गए. बिल्कुल बिल्कुल. मेरे ख्याल से ये मुद्दा जो है मतलब इसके ऊपर जो है जरूर जो है विचार हो रहा होगा. तो हर एक आदमी को वोट देना चाहिए, ये तो नारा है ना गवर्नमेंट का और इलेक्शन का. कपूर साहब, जो व्यवस्था शुड वोट जी फैसिलिटी मांग रहे हैं, अगर दे दी जाए तो मेहरबानी है. नहीं, जरूर जरूर. एक आप ब्रिंग द फॉर्म्स हियर. हम इसके बारे में जो है यही कहते हैं इस वक्त की आपकी ये जो बातें हैं सरकार को पता है और इसके बारे में कोई ना कोई सोच रहा होगा जरूर. लेकिन ये नीति रेजिडेंट्स के बारे में सोच रहे हैं. ये जो बात है मेरे जैसे तो बाहर समय लग सकता है. बाहर होते हैं उस टाइम वोटिंग. कपूर साहब, आपकी बात हम तक पहुंची और इस पर मुझे लगता है आगे जो कुछ कार्यवाही वो कर सकेंगे अपने तौर पर करेंगे. बट फिलहाल as I understand, there is no provision कि हम. Anyway, I once again thank Mr. Mawle. Thank you for joining us. Thank you. And मुल्ली साहब, हम जिस दुनिया में आ गए हैं, जैसे आपने भी कहा, वेबसाइट पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. एंड इंटरनेट हैज़ बिकम सच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. लेकिन जिस तरह से हमारा जो इंडियन वीज़ा ऑनलाइन का वेबसाइट काम करता है, अगर कोई OCI कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते तो इट इज़ नॉट यूजर्स फ्रेंडली. जैसे कि ओबामा जी ने मेडिकल संबंधी जो अपनी वेबसाइट लागू की, उस तरह की कुछ बातें इस पर भी आ रही. आर यू अवेयर ऑफ इट एंड इज देयर समथिंग दैट कैन बी डन? लोगों ने मुझे लिखा है, कई लोगों ने, कि दिक्कत होती है और बड़े सारे नुक्स अभी भी मौजूद है. तो मैं इसको बहुत सीरियसली हम गंभीरता से लेते हैं. अगर आपके दर्शकों में से कोई अध्ययन करें जी, जिनको सूचना तकनीकी के बारे में ज़्यादा विशेष ज्ञान हो और हमें अगर लिस्ट वो दे दें कि ये चीज़ें अच्छी हो सकती है, तो हम उसको जो है हमारे जो वेबसाइट मेकर है उनके साथ ज़रूर हम कंसल्ट करके, क्योंकि हमारा भी मकसद यही है कि जनता को सेवा अच्छी मिले. So I think one of you should take up, and I know there are many IT guys here, and take a look at this website, indianvisaonline.gov.in/visa. वो सब आपको पता चलेगा, and figure out in what way it can become more users friendly. So I appreciate that, and let's move on towards another viewer who has a question for you. Hello, ITV Live. Hi, how are you, sir? Very nice. I have a question about the OCI.
Please go ahead. Yeah, go ahead. For the multiple entry in India, do I need the OCI if I want to Chicago and come back? I mean Singapore and come back to India again? OCI is a multiple entry permission in itself. You don't require anything else. Can you repeat that again, sir? I didn't hear it. OCI card itself entitles you to make as many entries and exits as you wish. No, but if I don't have the OCI, can I do it or not? Then you can take a multi-entry visa for India. Okay, I can take the multi-entry visa. Yes, and we have a provision of giving it for up to 10 years. Okay, so there are multiple entry visa then. So if I go to India, then I go to Singapore, and I can come back to India then, Absolutely, right? absolutely. You are most welcome. Okay, all right, thank you. I want people to go to India. It's such a beautiful place, such a diverse place. इतनी जगह हैं. इधर-उधर जाने के बजाय आप हिंदुस्तान जाएं, भारत जाएं. हम तो जाते हैं भाई, हम तो हर साल जाते हैं. Thank you for your call. 3 महीने वही निकालते हैं. क्या बात है. तो आप जाइए और वोट भी देकर आइए अगर आप भारत के नागरिक हैं. So moving forward, मुरली जी, पहले कुछ ऐसी बातें आई थी कि there is a gap, necessary gap की इतने टाइम के बाद ही आप वापस जा सकते हैं about visa something. वो रूल नहीं है. लोगों की सुविधा के लिए उसको हटाया गया है और आप हिंदुस्तान जाने के लिए जितने भी एंट्रीज आपको चाहिए उतने आप अप्लाई करिएगा. तो मतलब आम तौर पे हम कभी उसको मना नहीं करते. कुछ हमारे दर्शकों ने पहले कॉल पर करके जब आपके आने की खबर मिली तो हमारे दर्शकों में पाकिस्तानी मूल के भी कई दर्शक हैं और उनका कहना था कि पाकिस्तानी नागरिक को भारत जाने के लिए वीज़ा बहुत मुश्किल से मिलता है. Is that true? Do we have some special sort of criteria for different countries when they apply, maybe based on certain factors? अमेरिका में स्थित और पाकिस्तान मूल के जो लोग हैं उनके लिए अलग रूल है. मतलब पाकिस्तान से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए अलग है और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लोग नहीं जाते हैं. काफ़ी लोग भारत चले जाते हैं और रेगुलरली चले जाते हैं. उसकी जो नियमावली है वो अलग है. लेकिन हाँ, लोग जाते हैं. थोड़ा सा उनको प्लान, अपने विज़िट जो है प्लान करनी पड़ेगी और समय देना पड़ेगा. और इस तरह से अगर समय दें हमें थोड़ा सा तो हम ज़रूर, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लोग जो है वो भारत नहीं जाते हैं. नहीं, बल्कि कई परिवार तो ऐसे हैं जिनका कोई संबंधी पाकिस्तान में है और भारतीय. बिल्कुल. तो मैं सवाल की तरफ बात कर रहा हूँ. अच्छी संख्या में लोग जाते हैं भारत. जी. हेलो ITV लाइव, बात करें काउंसिल जनरल मुलेजी से. आपका शुभ नाम? विपिन शाह. आप कुछ अच्छा खा पी कर बोले, आपकी आवाज़ में कुछ ताकत नहीं लग रही है. Dr. Vipin Shah. Yes. So go ahead with your question, please. The question is the one that the company which the government hired to give a visa to the American citizen here, such a lousy company is there, and they lose the passport, American passport, and they cannot find it, which happened to a couple of people. Why can't they fire the company which is hired by the government? So you got his question. He is very much dissatisfied with the services of the company that has been hired, and as per him, they lost passport of some of the people known to him. But I heard it. Even my son lost passport, but they lost 2 months before. Oh, okay. Everything was done properly, and they could not find. They don't answer on a telephone. Nobody picks the phone even. They're incommunicable. They don't answer on phone. That's what his complaint is. I'm very sorry that you have to suffer this inconvenience. But if you could please send us the details. Is it about passport? Then please send the complaint to passport@indiacgny.org. passport@indiacgny.org. हम ज़रूर we will certainly look into it, and please give your coordinates so that our officers could get back to you with whatever information we have. So I appreciate your call, sir, and lots of good wishes to you. Hello ITV Live. टीवी का वॉल्यूम कम करके बात करें प्लीज. जी. जी. Go ahead with your question real quick. We have very. जी. पूछे सवाल साहब अपना.
वॉल्यूम कम. जी जी, go ahead, real quick. Okay. Good evening. Good evening. Good evening to you. I have a question about this dual citizenship. Yes. How does it help property-wise? How is? Property-wise, how it helps? Well, we do not have dual citizenship. What we have is a OCI, which gives you almost all the rights of Indian citizen except a few, and these are related to election. These are related to agricultural property. But OCI card and PIO card provides you with a great, huge connectivity with India. You are almost on par with the Indian citizen except for a few things. Certainly it gives you unlimited access in terms of going there, in terms of joining a job, in terms of meeting people, staying in India. There are less restrictions on like reporting to police, etc. And more than anything, you can call yourself that overseas, a card holder of India. That's a big, connectivity. Buying property, there are no issues involved. As long as you do not go to plantation or agricultural property, rest all you can do without any hassles. Wonderful. Thank you for your call, sir. And that is all the time that we have. And before we say goodbye and thanks and express our gratefulness to Ambassador Dhyaneshwar Manohar Muleji, briefly in 30 seconds, anything that you would like to convey to our viewers, sir? I would like to tell you that all of you are welcome to the consulate. We have two flagship events this year, and the information is there on the website. The first one is called Media India 2014. It's a monthly lecture series by prominent, with participation of prominent people. And then, next you just go to the website and you'll find the, next events. Also, every month we have a number of cultural and other programs like dance, music, seminars on the economic subjects, etc. Please do participate. We want people to come from all strata. We particularly encourage you and your American friends, because we want them also to take, take the advantage and benefit of our programs. Second is also very interesting. We are going to have from July onwards a monthly event called India State by State. What we will be doing, we will be showcasing one Indian state at a time every month at the consulate. So उस state का culture, संस्कृति हो, पर्यटन हो, fashion हो, खान पान हो, handicrafts हो, art हो, उसको आप display कर सकते हो, और उसके लिए उस state के लोग जो यहाँ पर है वो निर्धारित करेंगे कि किस तरह का प्रोग्राम होगा. तो मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रोग्राम में भी शरीक हो और अच्छे संख्या में शरीक हो. आपने मुझे जो आज मौका दिया है अशोक जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ. आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत आभारी हूँ. आप सबका प्यार हमें चाहिए ताकि हमारा जो उत्साह है वो दुगुना हो और आप और हम मिलके जो है काम करें भारत के लिए और आप सबके लिए. धन्यवाद. तो मैं मुले जी के साथ ये बात याद करूं कि प्यार जो है वो टू वे स्ट्रीट है. तो उनकी तरफ से भी प्यार है तो निश्चित रूप से आपकी तरफ से या हमारी तरफ से भी उनके लिए है. और इतने प्रेम और आनंद के साथ उन्होंने इंडियन कॉन्सुलेट जो है वो हमारा है उसको आप अपनाएं. वहाँ पे कार्यक्रम जो होते हैं उनमें भी आप सम्मिलित हों ऐसा निमंत्रण हमें दिया है और इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ बांटी. आपका बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद. 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 हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का आभार. एंड डू जॉइन अस टुमारो फॉर अ वेरी स्पेशल इनसाइट टुनाइट. टिल देन, नमस्कार. Injury in an accident can be a debilitating event, sometimes rendering an individual unable to work or even worse. I'm attorney Dave Vishwanath, and I've teamed up with the attorneys of Morgan, Levine, and